बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हो चुकी है और ख़तरनाक भी, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब के खिलाफ निज़ाम, पूरे का पूरा निज़ाम हर मुमकिन हद तक जाने पर तुल चुका है और अब ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर भी वाज़ेह हो चुकी है कि स्पेस मिलनी नहीं है, आपको स्पेस बनानी पड़नी है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद उम्मीद क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद उम्मीद है जुडिशरी के अंदर आईन पसंद जजेस। अगर अभी भी कुछ इंसाफ की रत्ती बराबर रमक बाकी है तो वो इसीलिए है इस मुल्क के अंदर कि कुछ आईन पसंद जजेस जो हैं वो डट चुके हैं। लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पर, यानी हर गुजरते दिन के साथ एक या दो जजेस जो हैं वो निर्गे में आ जाते हैं और उन जजेस को निशाने इबरत बनाने के लिए मजीद इकदाम जो हैं वो सिस्टम करने पर तुल जाता है। अब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था। उन 6 जजेस में से 3 जजेस को फारिग करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया गया है और यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ एक जाली डिग्री का मामला है। ये जाली डिग्री वाला जो मामला है ये भी अब तशवीशनाक होता जा रहा है। रात गए नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है और बाकी जजेस जो हैं वो तो निशाने पर हैं ही हैं। लाहौर हाई कोर्ट को तो मैनेज कर लिया गया, अपेरेंटली यही तासुर बनता जा रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर शेर अफजल मरवत साहब की भी एक स्टेटमेंट है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ बात की है। उसे भी एनालाइज हमने करना है क्योंकि मरवत साहब ने उस हवाले से अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। तो मैं दोनों वर्जन आपके सामने रखूंगा, लेकिन इब्तिदा में एक लतीफा सुन लें। खबर यह है नाज़रीन इकराम के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी खजाने पर बोझ बनने वाली वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला कर लिया है और 5 वजारतें जो हैं उन्हें बेसिकली खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि ये कौमी खजाने पर बोझ बन रही हैं। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सर फहरिस्त है, जबकि अमूर कश्मीर, सेफ्रॉन, सनत पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल हैं। मेरा सवाल यहां पर बड़ा अहम है कि ये बेसिकली कह रहे हैं ना कि इनका काम कोई नहीं है, यानी ये पैसे जाया कर रहे हैं, कौमी खजाने पर बोझ बन रहे हैं, इनकी तो पीछे कोई बात ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इस सेटिंग के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम है, तो अगर कोई वजारत कौमी खजाने पर सबसे बड़ा बोझ है तो वो वजारत उज़्मा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब बराजमान है। शहबाज शरीफ साहब के इख्तियार में कुछ है, उनसे ज्यादा बाइख्तियार वजीर खजाना है, उनसे ज्यादा बाइख्तियार जो है शहबाज शरीफ साहब से वो आपके वजीर दाखिला हैं। ये 2 वजारतें बेशक आप खत्म ना करें क्योंकि वैसे तो वो भी बाइख्तियार नहीं है, वो प्लांट किए गए हैं, लेकिन अपेरेंटली वो बाइख्तियार है एज कंपेयर टू शहबाज शरीफ। तो ये एक लतीफा ही है हमारे लिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 5 वजारतें जो हैं उन्हें खत्म करने का फैसला किया। फिर अगर आप कौमी खजाने पे बोझ बनने वाली वजारतों की फहरिस्त बनाएं तो वजारत उज़्मा इन द करंट सेटिंग जिसमें शहबाज शरीफ साहब जैसा वजीर आजम है, तो वजारत उज़्मा इस वक्त कौमी खजाने पर सबसे बड़ा बोझ है। इसे भी आप वहीं से चलवा लें जहां से वजीर आजम ऑपरेट हो रहा है, जहां से वजीर आजम चल रहा है और सबको पता है कहां से हो रहा है। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, एक चीज तो वाज़ेह है कि पीटीआई की लीडरशिप को अब ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए, बल्कि बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए ऑन द प्रीवियस वीलॉग और उसमें उन्होंने ये बात कही और पीटीआई के कारकुन ये कह रहे हैं कि अब लीडरशिप जो है आपके ऊपर इतने संगीन गद्दारी के मुकदमात हैं, जलसा कर लेंगे तो आप पे दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा बन जाएगा, ऑलरेडी आपके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी इनकलाब जो है उसके लिए एनओसी कोई नहीं देता, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो जलसा है उसे मनसूख नहीं करना चाहिए। तो वैसे इस हवाले से मजीद आई वुड रिक्वेस्ट आप सबको कि अपनी ओपिनियन का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी आप वैसे समझ लग गई है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, वो भी अब ये कह रहे हैं कि भाई अगली दफा फिर हम ये सोच के मैदान में उतरेंगे और उसकी पूरी तैयारी करके आएंगे कि इजाजत अगली दफा भी कोई नहीं मिलनी, तो फिर हम इजाजत के बगैर ही शायद हमें फिर कुछ करना पड़े, जो कि ऑब्वियसली कन्फ्रंटेशन की तरफ भी बात जा सकती है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट अभी ये हुई है कि इमरान खान साहब की हिदायत पर उमर अयूब जो है उनके सेक्रेटरी जनरल का जो इस्तीफा है ओहदे से वो रिजेक्ट कर दिया गया है और उमर अयूब अपने ओहदे के ऊपर दोबारा बहाल हो चुके हैं। बेसिकली हुआ ये था कि उमर अयूब साहब ने एप्लीकेशन दी कि मैं पार्टी के उमूर के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर भी हूं, मैं वो ओहदा रख लेता हूं, मैं सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ देता हूं। इसमें ऑब्वियसली कुछ पार्टी के अंदर भी मामला चल रहे थे, कुछ पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग थी, जो कि अच्छी बात ये हुई कि जुमेरात को सारी
पार्टी लीडरशिप गई, ऑल्दो खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, लेकिन जिनके इख्तलाफात थे दोनों ग्रुप्स ने साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि कॉमन गोल आपका इमरान खान की रिहाई है। आपसे और कोई सवाल नहीं अवाम ने पूछना, इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना है, ये सवाल होना है। अब इस सब के अंदर पीटीआई की कोर कमेटी जो है, उसके अलावा पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, उसने इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि उमर अयूब का इस्तीफा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो खान साहब ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया। आपसे कुछ देर पहले, ये आज की तारीख का बेसिकली सैटरडे 6 जुलाई 2024 का ये मिनिस्टर गौर का नोटिफिकेशन है कि उमर अयूब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे के ऊपर काम जारी रखेंगे। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। मैं जाती तौर पे खुद ये समझता हूं कि पूरी अगर किसी की एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर चल रही हो तो मैं ये समझता हूं पहला हक ये होता है, पहला तकाजा इंसाफ का ये होता है कि आप उस सब के अंदर पूरा सियाक़ो सबाक़ देखें। दिस इज द बेसिक थिंग। अब शेर अफजल मरवत साहब की एक स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने लोगों की ईमा पर मेरी बेतौकीरी की और मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, और इस सब के अंदर ये भी बात जो है उस इंटरव्यू के अंदर सामने आ रही थी कि जी सियासी जलसी और इमरान खान के फैसलों से पार्टी को नुकसान हुआ। अब इसमें बहुत से लोग ये एंगल भी दे रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि इमरान खान भी मुझे ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि शेर अफजल मरवत साहब में इतनी उनकी अकल निकल गई होगी, वो कहेंगे कि इमरान खान ने किस बात पे शेर अफजल मरवत से जालस होना है। भाई इमरान खान जिसके सर पे हाथ रख दे, वो मलकू ने कहा था ना कि जिसने खान का साथ दिया वो चढ़ गया, जिसने खान का साथ छोड़ा वो बढ़ गया। तो आई थिंक शेर अफजल मरवत साहब को ये बात तो रियलाइज्ड है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जी इमरान खान साहब ने लोगों की ईमा पर मेरी बेतौकीरी की और मेरे साथ नाइंसाफी की। अब शेर अफजल मरवत की इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई है, क्योंकि हमने दोनों वर्जन आपके सामने रखने हैं, तो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि लंदन में कुरैशी साहब के साथ मेरा कल का इंटरव्यू वो नहीं जो पेश किया जा रहा है। मैंने अपने साथ किए गए सलूक के बारे में शिकायत की, लेकिन कभी भी खान साहब से अपना मुवाजना नहीं किया। लीडर से शिकायत करने का हक मासूम है और इसे तस्लीम किया जाना चाहिए, यानी इसे आप एक मेरी मासूमाना शिकायत के तौर पे ले लें कि आपने मेरी लोगों के कहने पर बेइज्जती कर दी, लेकिन मैं अपना मुवाजना इमरान खान से नहीं करता और बनता भी किसी का नहीं है। भाई इमरान खान का मुवाजना बाकी पार्टियों के कायदीन नहीं कर सकते, वो सारे के सारे मिलकर अकेले इमरान खान के बराबर नहीं आ सकते, और ये बात हम सबको पता है। इसके अंदर आप बड़े बड़े फन्ने खान डाल लें, आप सारी पार्टियों के सरबराह सारे, आप इस वक्त सदर वजीर आजम सारी कैबिनेट्स को डाल लें, नवाज शरीफ को डाल लें, बिलावल को डाल लें, मरियम को डालें, सबको एक पलड़े में डालें और दूसरे पलड़े में कप्तान की आप वो बात है ना कि इमरान खान साहब को भी नहीं, इमरान खान साहब का सिर्फ एक उंगली वो रख दें तो वो नीचे चला जाए और वो भारी रहो इमरान खान का पलड़ा। दिस इज अ पॉलिटिकल रियलिटी, ये तज्जिया नहीं, ये फैक्ट है। हमने 8 फरवरी को ये देखा, ऑल्दो बाद में डाका डल गया। अब यहां पर नाज़रीन इकराम 2-3 चीजें आपने समझ लेनी है कि इस वक्त खेल जो है वो इंतहाई खतरनाक है, और इस सब के अंदर अब जुडिशरी को मैनेज करने के लिए हर हद तक जाया जा रहा है। अब वैसे असद तूर जो है उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि टेरियान वाइट केस का जो फैसला हो रहा था, और उसके अंदर आपको पता है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनके साथ क्या कुछ हुआ, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने शुरू में क्या किया और बाद में वो किस तरह से उन्हीं की हाई कोर्ट के फैसले के अंदर कहा गया कि आमिर फारूक साहब ने गैर कानूनी काम किया है। अब असद तूर ये कह रहे हैं कि टेरियान वाइट केस के फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के वालिद को क्वेटा से उठाया गया और इस्लामाबाद लाया गया। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है कि इस तरह का प्रेशर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर है। और अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त फेक न्यूज फैलाई जा रही है जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। आप वही देख लें, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज शहजाद मलिक साहब आए हैं, काजी साहब ने बाकी जो नए आने वाले जज हैं उन्हें बेंचेस में लगा दिया, शहजाद मलिक साहब को अभी तक उन्होंने कोई केस नहीं दिया। इसके साथ साथ शहजाद मलिक साहब का 2 साल पुराना केस, जी अब शहजाद मलिक के पुतले भी नजर आतिश हो रहे हैं, शहजाद मलिक साहब के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बेटी का केस भी खुल गया है। जी इस्लामाबाद पुलिस कह रही है हमने 2 साल में कोई तहकीकात नहीं की, पिछले 1 महीने में हमने सब पता कर लिया, हर चीज की तहकीकात कर ली है, फुटेजेस हासिल कर लिए। मतलब खुदा का खौफ करें, इतने भी हम बच्चे नहीं है, ये कौम इतनी भी पागल नहीं है। अब एक सोशल मीडिया पे जी एक लेटर ऑन पर्पज छोड़ा गया कि जी शहजाद मलिक साहब ने कहा है कि मैं अभी ना अपनी जुडिशियल ड्यूटीज नहीं कर सकता और मुझे बस छोड़। अब ये फेक न्यूज छोड़ी जाती है जानबूझ के, ये फेक लेटर है। जैसे शहजाद मलिक साहब को भी अब तगड़े होना पड़ेगा, क्योंकि काजी साहब उन्हें वैसे नहीं फिक्स कर रहे उन्हें किसी केस के अंदर, और साथ ये लेटर लगा दिया गया कि शहजाद मलिक साहब खुद नहीं केसेस सुनना चाह रहे। भाई क्यों नहीं वो केसेस सुनना चाह रहे, वो तो तैयार बैठे हैं। वो जो लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी खड़ाक करके आए, अभी तक काजी साहब वो रिलीफ देने पर तुले हुए हैं कि जी वो काम जो है वो छोड़ दिया जाए। अब यहां पर एक जानिब तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि ट्रिब्यूनल में है, उनके खिलाफ अब जाली डिग्री का मामला। अब ये एक लेटर है जी, और इस लेटर के वाले से ये कहा रहा है, ये क्या जा रहा है कि ये 21 जून 2024 का है,
اور یہ عبداللہ حمید گل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ شیئر کیا، کہتے ہیں کہ جی بریکنگ نیوز، گورنمنٹ اسلامیہ لاء کالج نے بھی کہہ دیا ہے کہ جج طارق محمود جہانگیری نے 1984 سے 1991 تک ان کے کالج میں کبھی بھی داخلہ لیا ہی نہیں. تو اب بیسیکلی جسٹس طارق محمود جہانگیری پوری زندگی پریکٹس کی، پوری زندگی وکیل رہے، پوری زندگی جج رہے، لیکن جب انہوں نے ٹف ٹائم دیا اور 3 سیٹیں اس نظام کی جانے والی ہیں، چیف الیکشن کمشنر کہیں کا نہیں رہے گا، تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے جی یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا، جعلی ڈگری کا کٹا کھول دیا گیا. مطلب خدا کا خوف کریں، اس ملک کو آپ کیا بنانا، ریپبلک بنانا چاہ رہے ہیں. اب 3 مزید اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ریڈار پہ آ چکے ہیں. اور اب ذرا آپ سنیے گا اور سر دھنیے گا کہ یہ ملک اور اس ملک کا نظام کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. اختیارات کے غلط استعمال اور مس کنڈکٹ پر خبر یہ سنیں جو سارے واٹس ایپ گروپس میں پھیلا دی گئی. نہیں، سارے واٹس ایپ گروپس میں نہیں، خیر میری غلطی ہے، میں غلط بات کی میں نے. ایک سرٹن واٹس ایپ گروپ میں جس میں سارے نام نہاد ترجمان ٹاؤٹ صحافی ہیں اور ان سب نے وہی منو ان کاپی پیسٹ مار دی. اور یہ ذرا آپ سنیں اور سر دھنیں. اختیارات کے غلط استعمال اور مس کنڈکٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف درخواست. سابق ڈی جی اسٹیٹس محمد ایوب نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے خلاف ہراساں کرنے، بد سلوکی اور زور زبردستی کے رویے کے خلاف انکوائری اور تحقیقات کے لیے درخواست دے دی ہے. درخواست جو ہے وہ پوسٹ کے ذریعے بھیجی گئی ہے. درخواست کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان خصوصاً جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو کیٹیگری 1 گھروں کی الاٹمنٹ کے لیے ہاؤسنگ منسٹری پر ناجائز طریقے سے اثر انداز ہوئے اور دباؤ ڈالا. درخواست کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بلیک میلنگ سے بھی کام لیا اور ڈاکٹر فخر عالم اس وقت کے سیکٹری ہاؤسنگ کو رجسٹرار کی جانب سے اکثر بلایا اور دھمکایا گیا کہ وہ تعاون کریں، بصورت دیگر انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. درخواست کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری ونس اگین، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس بابر ستار، ان کے اوپر یہ الزام ہے. اس معاملے میں جسٹس بابر ستار کے ساتھ یہ 2 جج شامل تھے. جج صاحبان نے زبردستی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور وزارت ہاؤسنگ کو تمام الاٹمنٹس منسوخ کرنے کا حکم دے کر اپنے لیے مکانات الاٹ کروائے، جبکہ اکوموڈیشن جو ایلوکیشن رولز 2002 کے رول 3 یعنی اہلیت کے مطابق صرف سرکاری ملازمین ہی سرکاری مکانات کے الاٹمنٹ کے مجاز ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اس قسم کی الاٹمنٹ کے اہل نہیں. اس کے ساتھ یہ اپلیکیشن بائی پوسٹ جن لوگوں کو بھیجی گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اور چیف جسٹس ساروں کو، تو یہ اس کی بھی کاپیز آ گئی ہیں کہ جی پاکستان پوسٹ کے ذریعے یہ نمبر ہے جی، ٹریکنگ آئی ڈی ہے، یہ بھیج دی گئی ہے اور یہ سارے ٹاؤٹ صحافیوں کو دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آرگینک طریقے سے اپلیکیشن جو ہے یہ نہیں ہے. یہ چیز بھی آپ ذہن نشین رکھیں. تو اب کھیل جو ہے وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اس طرح کے بھونڈے اور اس طرح کے عجیب و غریب کیسز جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں کہ اب بندہ کیا بولے اس پہ، اس ملک کو. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے کہ اب انہیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.